ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन हैं और वो गिरदोपेश की हर चीज को हैरत से तकती है। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की है जिसे बेगमुल मास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालिकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नजर न आया था। वो गोर खपोर के एक गांव की बालो दोहा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने जो मुंबई में दूध वाला भैया है उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मंगलोरीन आया जो उनके साथ मैके से आई थी मुल्क चली गई तो उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी ने जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फोन किया और ताराबाई पट बेचने की तरह आंखें झपकाती कंबा लाएहल के स्काई स्क्रैपर गुलनस्तरन की 10वीं मंजिल पर आज पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिले इत्मीनान पाया मगर जब दूसरे मुलाजिमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पुत्रियां हूं, उन्होंने एहतजाज किया मगर अब उनको तार अदई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ रहती हैं और बेगम साहब और उनके साहब को आंखें झपका झपका कर देखा करती हैं। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तरेहदार शोहर को एक लम्हे के लिए अपनी नजरों से ओझल ना होने दें और वो जवान जहां आया को मुलाजिम रखने की हरगिज कायल नहीं मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघड़ खात्मा को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बाकार खाला के इंतखाब पर एतराज नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बड़ी अकीदत से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है। झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से इन खूबसूरत चीजों पर हाथ फेरती है जो साहब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्ड रोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा मगर परसों सुबह हिस्बे मामूल जब वो बड़ी नफासत से वायलिन साफ कर रही थी तो नरम मिजाज और शरीफ साहब उसी वक्त कमरे में आ गए और इस पर बरस पड़े कि वायलिन को हाथ क्यों लगाया और ताराबाई के हाथ से छीन कर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहब जरा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए जहां बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती है। मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज क्योर, फेशियल, सोना बात, एक से एक बढ़िया साड़ियां, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इत्र के डब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड़े हैं मगर ताराबाई सोचती है भगवान ने मैम साहब को दौलत भी इज्जत भी और ऐसा सुंदर पति दिया, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गए। सुना है कि साहब अपनी खूबसूरती की वजह से मैम साहिबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फोन करती हैं। शाम को किसी काम से बाहर जाएं तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और इन जगहों पर फोन करती हैं। शाम को सैरो तफरी और मिलने मिलाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं तब भी बेगम साहब बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं। मजाल है जो किसी दूसरी लड़की पर नजर डालें। साहब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहब की नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने दिलवाई है वरना ब्याह से पहले साहब बहुत गरीब थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे, वापस आए तो रोजगार नहीं मिला, परेशान हाल घूम रहे थे जब ही बेगम साहिबा के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के अजीब किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री, बावर्ची, हमाल और दूसरे नौकरों से सुनती है और उसकी आंखें अचंभे से खुली रहती हैं। खुर्शीद आलम बड़े अच्छे और वायलिन नवाज आदमी थे मगर जब से ब्याह हुआ तो बीवी की मोहब्बत में ऐसे खोए कि वायलिन को हाथ नहीं लगाया क्योंकि अलमास बेगम को इस साज से दिली नफरत थी।
खुर्शीद आलम बीवी की बेहद एहसानमंद हैं क्योंकि इस शादी से उनकी जिंदगी बदल गई। और एहसानमंदी ऐसी शय है कि इंसान संगीत की कुर्बानी भी दे सकता है। खुर्शीद आलम शहर की एक खस्ता इमारत में पड़े थे और बसों में मारे मारे फिरते थे। अब लखपति की हैसियत से कंबाला हिल में फरोकश है। मर्द के लिए इसका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ गालिबन सबसे बड़ी चीज है। खुर्शीद आलम अब वायलिन कभी नहीं बजाएंगे। ये सिर्फ 1.5 साल पहले का जिक्र है कि अलमास अपने मुल्क अल्तजार बाप की आलीशान कोठी में माला बार बुलदर रहती थी। वो सोशल वर्क कर रही थी और उम्र ज्यादा हो जाने के कारण शादी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी थी। जब एक दावत में उनकी मुलाकात खुर्शीद आलम से हुई और उनकी जहां दीदा खाला बेगम उस्मानी ने मुमकिनात भांप कर अपने जासूसों के जरिए मालूमात फराहम की। लड़का यूपी का है, यूरोप से लौटकर तलाश माश में सरगिर्दा है, मगर शादी पर तैयार नहीं क्योंकि फ्रांस में एक लड़की छोड़ आया है और उसकी आमद का मुंतजिर है। बेगम उस्मानी फौरन अपनी मुहिम पर जट गईं। अलमास के वालिद ने अपनी एक फर्म में खुर्शीद आलम को 1500 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। अलमास की वालिद ने उन्हें अपने यहाँ मदऊ किया और अलमास से मुलाकातें खुद ब खुद शुरू हो गईं। मगर फिर भी लड़के ने लड़की के सिलसिले में किसी गर्म जोशी का इजहार नहीं किया। दफ्तर से लौटकर उन्हें बेशतर वक्त अलमास के यहाँ गुजारना पड़ता और उस लड़की की सतही गुफ्तगू से इक्ता कर उस पर फिजा बालकनी में जाकर खड़े होते जिसका रुख समंदर की तरफ था। फिर वो सोचते एक दिन उसका जहाज आकर इस साहिल पर लगेगा और वो उसमें से उतरेगी। उसे हमरा ही आ जाना चाहिए था, मगर पेरिस में कॉलेज में उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसका जहाज साहिल से आगे निकल गया। वो बालकनी के जंगले पर जो कि उफक को तकते रहते। अलमास अंदर से निकलकर शगुफ्तगी से उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती, क्या सोच रहे हैं? वो जरा झेंप कर मुस्कुरा देते। रात के खाने पर अलमास के वालिद के साथ मुल्की सियासत से वाबस्ता हाई फाइनेंस पर तबादला ख्यालात करने के बाद वो थके हारे अपनी जाए कयाम पर पहुंचते और वायलिन निकाल कर धुनें बजाने लगते जो उसकी संगत में पेरिस में बजाया करते थे। वो दोनों हर तीसरे दिन एक दूसरे को खत लिखते थे और पिछले खत में उन्होंने उसे इतला दी थी उन्हें बंबई ही में बड़ी उम्दा मुलाजिमत मिल गई है। मुलाजिमत के साथ जो खौफनाक शाखसाने भी थे उसका जिक्र उन्होंने खत में नहीं किया था। 1 बरस गुजर गया मगर उन्होंने अलमास से शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। आखिर उस्मानी बेगम ने तय किया कि खुद ही उनसे साफ साफ बात कर लेना चाहिए, ऐन मुनासिब होगा। मगर तब भी प्रतापगढ़ से तार आया कि खुर्शीद आलम के वालिद सख्त बीमार हैं और वो छुट्टी लेकर वतन वापस रवाना हो गए। उनको प्रतापगढ़ गए चंद रोज ही गुजरे थे कि अलमास जो उनकी तरफ से नाउम्मीद हो चुकी थी, एक शाम अपनी सहेलियों के साथ एक जर्मन पियानिस्ट का कंसर्ट सुनने ताजमहल में गईं। क्रिस्टल रोम में हिस्बे मामूल बूढ़े पारसियों और पासनों का मुजमा था और एक हसीन आंखों वाली पारसी लड़की कंसर्ट का प्रोग्राम बाटी फिर रही थी। एक शनासा खातून ने अलमास का तारुफ उस लड़की से कराया, पेरोजा दस्तूर, और खुद आगे चली गईं। अलमास ने हिस्बे आदत बड़ी नाकदाना और तीखी नजरों से इस अजनबी लड़की का जायजा लिया। लड़की बेहद हसीन थी। आपका नाम क्या बताया मिसेस रुस्तम जी ने? अलमास ने जरा मुश्ताकाना अंदाज में सवाल किया। पेरोजा दस्तूर, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। मैंने आपको पहले किसी कंसर्ट वगैरह में नहीं देखा। मैं 7 बरस बाद पिछले हफ्ते ही पेरिस से आई हूँ। 7 बरस पेरिस में? तब तो आप फ्रेंच खूब फर बोल लेती होंगी। अलमास ने जरा नागवारी से कहा। जी हाँ। पेरोजा हंसने लगी। अब खास मेहमान जर्मन पियानिस्ट के हमरा लाउंज की समत बढ़ रहे थे। पेरोजा अलमास से माजरत चाहकर एक अंग्रेज खातून से इस पियानिस्ट की मौसीकी पर बेहद टेक्निकल किस्म का तबसरा करने में मुनहमिक हो गई, लेकिन लाउंज में पहुंचकर अलमास फिर उस लड़की से टकरा गई। कमरे में चाय की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। आइए यहाँ बैठ जाएं।
पीरूजा ने मुस्कुराकर अलमास से कहा। वो दोनों दरीचे से लगी हुई एक मेज पर आमने सामने बैठ गईं। आप तो वेस्टर्न म्यूजिक की एक्सपर्ट मालूम होती हैं। अलमास ने जरा रुखाई से बात शुरू की, क्योंकि वो खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों को हरगिज बर्दाश्त ना कर सकती थी। जी हाँ, मैं पेरिस में पियानो की आला तालीम के लिए गई थी। अलमास के जहन में कहीं दूर खतरे की घंटी बजी। उसने बाहर समंदर की शफाफ और बेहद नीली सतह पर नजर डालकर बड़े अखलाक और बेतकल्लुफी से कहा, हाउ इंटरेस्टिंग। पियानो तो हमारे पास भी मौजूद है, किसी रोज आकर कुछ सुनाओ। जरूर, पीरूजा ने मुसरत से जवाब दिया। सनीचर के रोज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं अपने यहाँ एक हैंड पार्टी कर रही हूँ। सहेलियां तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आई वुड लव टू कम। थैंक यू। तुम रहती कहाँ हो पीरूजा? पीरूजा ने तार देव की एक गली का पता बताया। अलमास ने जरा इत्मीनान की सांस ली। तार देव मफलूकुल हाल पारसियों का मोहल्ला है। मैं अपने चचा के साथ रहती हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मेरे कोई भाई बहन भी नहीं। मुझे चचा चची ने पाला है। वो लावल्द हैं। चचा एक बैंक में क्लर्क हैं। पीरूजा सादगी से कहती रही। फिर इधर उधर की चंद बातों के बाद समंदर की पुरसुकून सतह देखते हुए उसने अचानक कहा, कैसी अजीब बात है। पिछले हफ्ते जब मेरा जहाज इस साहिल की तरफ बढ़ रहा था तो मैं सोच रही थी कि इतने अरसे के बाद अजनबियों की तरह बंबई वापस पहुंच रही हूँ। ये बड़ा कठोर शहर है, तुमको मालूम ही होगा। अलमास, मुखलिस दोस्त यहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मगर मेरी खुशी देखो, आज तुमसे मुलाकात हो गई। अलमास ने दर्दमंदी के साथ सर हिला दिया। लाउंज में बातों की धीमी धीमी बनभनाहट जाती थी। चंद लम्हों के बाद उसने पूछा, तुम पेरिस कैसे गईं? मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। वहां पियानो की डिग्री के बाद चंद साल तक म्यूजिक कॉलेज में रिसर्च करती रही। मैं वहां बहुत खुश थी, मगर यहाँ मेरे चचा बिल्कुल अकेले थे। वो दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं। चची बिचारी तो ज़ईफुल आमरी की वजह बिल्कुल बहरी भी हो गई हैं। उनकी खातिर वतन वापस आई। और उसके अलावा, हेलो अलमास, तुम यहाँ बैठी हो? चलो जल्दी, मिसेस मलगांव तुमको बुला रही हैं। एक खातून ने मेज के पास आकर कहा। पीरूजा की बात अधूरी रह गई। सनीचर को सुबह 11 बजे कार भेज दी गई। अलमास ने कहा और माजरत चाहकर मेज से उठकर मेहमानों के मजमे में खो गई। सनीचर के रोज पीरूजा अलमास के घर पहुंची, जहां मुर्गियों की पार्टी अपने उरूज पर थी। बैटल्स के रिकॉर्ड बज रहे थे। चंद लड़कियां जिन्होंने चंद रोज पहले एक फैशन शो में हिस्सा लिया था, जोरों शोर से उस पर तबसरा कर रही थी। ये सब लड़कियां जिनकी मातृभाषाएं उर्दू, हिंदी, गुजराती और मराठी थीं, अंग्रेजी और सिर्फ अंग्रेजी बोल रही थीं, और उन्होंने बेहद चुस्त पतलूनें पहन रखी थीं। पीरूजा को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो अभी हिंदुस्तान वापस नहीं आई है। बरसों यूरोप में रहकर उसे मालूम हो चुका था कि अजंता की जिंदा तस्वीरों के बजाय इन मगरबियत ज़दा हिंदुस्तानी खवातीन को देखकर सबको सख्त अफसोस और मायूसी होती है। चुनाचा पीरूजा पेरिस और रोम में अपनी ठेठ हिंदुस्तानी वजह कतह पर बड़ी नाज़ा रहती थी। बम्बई की नकली अमेरिकन लड़कियों से अकता कर वो बालकनी में जा खड़ी हुई, जिसके सामने समंदर था और पहलू में बर्ज खामोशा का जंगल नजर आ रहा था। वो चौंक उठी। घने जंगल के ऊपर खुली फिजाओं में चंद गिद्ध और कौवे मंडला रहे थे और चारों तरफ बड़ा डरावना सन्नाटा तारी था। वो घबरा कर वापस नीचे उतरी और जिंदगी से गूंजते हुए कमरे में आकर सोफे पर टिक गई। कमरे की एक कोने में गालिबन बतौर आराइश ग्रैंड पियानो रखा हुआ था। लड़कियां अब रेडियोग्राम पर हैरी बबला फोंट का पुराना क्लेस्पो जमीका फेयरव्हील बजा रही थीं। मगनी की दिलकश आवाज, गटार की जानलेवा गूंज साथ साथ कमरे में फैलने लगी। Down the way where the nights are gay and the sun shines daily in the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I am sad to say I am on my way and won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town.
अलमास चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। रिकॉर्ड खत्म हुआ तो उसने पेरोजा से कहा, हम लोग सख्त बदमजाक हैं। एक माहिर पियानिस्ट यहाँ बैठी है और हम रिकॉर्ड बजा रहे हैं। चलो भाई उठो। पेरोजा मुस्कुराती हुई पियानो के स्टूल पर बैठ गई। क्या सुनाऊं? मैं तो सिर्फ क्लासिकी म्यूजिक भी बजाती हूँ। हाय, पॉप नहीं। लड़कियों ने गुल मचाया। अच्छा, कोई इंडियन फिल्म सॉन्ग ही बजाओ। फिल्म सॉन्ग भी मुझे नहीं आते, मगर एक गजल याद आए जो मुझे वो झेप कर ठंग गई। गजल? ओ, आई लव पोएट्री। एक मुसलमान लड़की जिसके वालिदैन अहले ज़बान थे, बड़े सरपरस्ताना अंदाज में कहा। पेरोजा ने पर्दों पर उंगलियां फेरी और एक अनजानी मसरूर फेरीरी सी आई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता एक दिलकश धुन बजाना शुरू किया। गाओ भी साथ साथ। लड़कियां चिल्लाईं, भाई मैं गा नहीं सकती, मेरा उर्दू तलफ़ुज़ बहुत खौफनाक है। अच्छा, उसके अल्फाज बता दो, हम लोग गाएंगे। वो कुछ इस तरह है। पेरोजा ने कहा, तू सामने है अपने, बतला कि तू कहाँ है, किस तरह तुझको देखूं, नजारा दरमियान है। चंद लड़कियों ने साथ साथ गाना शुरू किया। नजारा दरमियान है। गजल खत्म हुई, तालियां बजीं। अब कोई वेस्टर्न चीज बजाओ। एक लड़की ने फरमाइश की, शोपान की मैंड्स फैंसी बजाऊं। ये नगमा में और मेरा मंगेतर हमेशा इकट्ठे बजाते थे। पेरिस में वो वायलिन पर मेरी संगत करते थे। हमारे मंगेतर भी म्यूजिशियन हैं। एक लड़की ने पूछा, प्रोफेशनल नहीं, शौकिया? पेरोजा ने जवाब दिया और नगमा बजाने में महू हो गई। अगले हफ्तों में अलमास ने पेरोजा से बड़ी गहरी दोस्ती गांठ ली। इस दौरान में पेरोजा ने एक काउंट कॉलेज में पियानो सिखाने की नौकरी मिल गई, जो तातीलात के बाद खुलने वाला था। हफ्ते में 3 बार एक अमेरिकन की 10 साला लड़की को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी उसे मिल गया था। अमेरिकन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो अपना गम भुलाने के लिए अपने बच्चों के हमरा बगरज सयात हिंदुस्तान आया हुआ था और जोहो में सुन और सैंड में मुकीम था। तारदेव से जोहो तक का सफर खासा तवील था, मगर अमेरिकन पेरोजा को अच्छी तनख्वाह देने वाला था और बड़ी शफकत से पेश आता था। पेरोजा अपनी जिंदगी से फिलहाल बहुत खुश थी। चंद रोज बाद वो अपने वतन से आने वाला था। पेरोजा ने उसे बंबई आते ही मुलाजमत और ट्यूशन मिलने की इतला नहीं दी थी कि वो उसे एक अचानक सरप्राइज देना चाहती थी। एक रोज अलमास के साथ उसकी कोठी के बाग में टहल रही थी कि फुआरे पर पहुंचकर अलमास ने उससे दफअतन सवाल किया, तुमने वो गजल कहाँ से सीखी थी? वो पेरिस में। पेरिस? हाउ इंटरेस्टिंग। किसने सिखाई? मेरे मंगेतर ने। ओ पेरोजा, तुमने मुझको बताया भी नहीं अब तक। तुम्हारी ही कम्युनिटी के हैं वो? ओह वाकई। अलमास फुवारे के मैंड पर बैठ गई। मेरे बाप दादा दस्तू थे, मगर मेरे चचा बहुत रोशन ख्याल हैं। उन्होंने इजाजत दे दी है। क्या नाम है साहबजादे का? ये नामों का भी अजीब किस्सा था। खुर्शीद आलम उसकी नर्सगी आंखों पर आशिक हुए थे जब पेरिस के हिंदुस्तानी सिफारत खाने की एक तकरीब में पहली मुलाकात हुई और किसी ने उसका तारुफ पेरोजा कहकर उनसे कराया तो उन्होंने शरारत से कहा था, लेकिन आपका नाम नरगिस होना चाहिए था। ओह नरगिश। नरगिश तो मेरी आंटी का नाम है। ला हौल वला कुव्वत। खुर्शीद आलम ने ऐसी बेतकल्लुफी से कहा था जैसे उसे हमेशा से जानते हों। नरगिश। खौरशेट। पेरोजा, आप लोगों ने हसीन ईरानी नामों की रेड मारी है। मैं आपको फेरोजा पुकारूं तो कोई ऐतराज है? हरगिज नहीं। पेरोजा ने हंसकर जवाब दिया था और फिर एक बार खुर्शीद आलम ने दरिया किनारे टहलते हुए उससे कहा था, ये तुम्हारी बहादुरी आंखें, हफ्त जबान आंखें, जुगनू ऐसी, शहाब साकिब ऐसी, हीरे जवाहरात ऐसी, रोशन धूप और झलमलाती बारिश ऐसी आंखें, नरगिस के फूल जो तुम्हारी आंखों में तब्दील हो गए। मैंने पूछा क्या नाम है उन साहब का? अलमास की तीखी आवाज पर वो चौंकी। खुर्शीद आलम। पेरोजा ने जवाब दिया। चंद लम्हों के सुकूत के बाद उसने घबराकर नजरें उठाईं। स्याह साड़ी में मलबूस, कमर पर हाथ रखे, स्याह ऊंट की तरह उसके सामने खड़ी अलमास उससे कह रही थी, कैसा अजीब इत्तेफाक है पेरोजा डियर,
मेरे मंगेतर का नाम भी खुर्शीद आलम है, वो भी वायलिन बजाते हैं और वो भी पेरिस से आए हुए हैं और इन दिनों अपने मिलने वालों से मिलने के लिए वतन गए हुए हैं। अगस्त के आसमान पर जोर से बिजली चमकी, मगर किसी ने नहीं देखा कि वो कड़कती हुई बिजली आकर पेरूजा पर गिर गई। वो कुछ देर तक साख्त बैठी रही, फिर उसने इस आलीशान इमारत पर नजर डाली और अपने पुराने और छोटे से फ्लैट का तस्वर किया। बिजली फिर चमकी और मालाबार हिल के इस मंजर को रोशन कर गई। चश्मे जदन में सारी बात पेरूजा की समझ में आ गई, और ये भी कि अपने खितों में खुर्शीद आलम ने अलमास का जिक्र क्यों नहीं किया था, और कुछ अरसे से शादी के तज़किरे को वो किस वजह से अपने खितों में टाल रहे थे। वो आहिस्ता से उठी और उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा भाई अलमास, मंगनी मुबारक हो, खुदा हाफिज। जा रही हो पेरूजा? ठहरो, मेरी कार तुमको पहुंचा आएगी। ड्राइवर, अलमास ने सुकून के साथ आवाज दी। नहीं अलमास, शुक्रिया। वो तकरीबन भागती हुई फाटक से निकली। सड़क से दूसरी तरफ उसी वक्त बस आकर रुकी। वो तेजी से सड़क पार करके बस में सवार हो गई। फव्वारे के पास खड़ी अलमास फाटक की तरफ देखती रही। बारिश की जबरदस्त बौछार ने पाम के दरख्तों को झाग दिया। इस वाक़े के तीसरे रोज खुर्शीद आलम का खत अलमास के वालिद के नाम आया, जिसमें उन्होंने अपने अब्बा मियाँ की शदीद अलालत की वजह से रुखसत की मियाद बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी। उन्होंने अलमास के वालिद को ये नहीं लिखा कि इस खबर से कि उनका इकलौता लड़का किसी मुसलमान रईस ज़ादी की बजाय किसी पार्सन से शादी कर रहा है। उनके कट्टर मजहबी अब्बाजान सदमे के बायस जाँ बल्ब हो चुके हैं। खुर्शीद आलम के खत से जाहिर था कि वो बेहद परेशान है। जवाब में अलमास ने खुद उन्हें लिखा, आप जितने दिन चाहें वहां रहें, डैडी आपको गैर नहीं समझते, हम सब आपकी परेशानी में शरीक हैं। आप अब्बा मियाँ को इलाज के लिए यहाँ क्यों नहीं ले आते? बरसबील तज़किरा, कल मैं स्विमिंग के लिए सन एंड सैंड गई थी। वहाँ एक बड़ी दिलचस्प पार्सन मिस पेरूजा से मुलाकात हुई, जो पियानो बजाती है और पेरिस से आई है और शायद किसी अमेरिकन के गर्लफ्रेंड है और शायद इसी के साथ सन एंड सैंड में ठहरी हुई है। मैंने आपको इसीलिए लिखा कि गालिबन आप भी कभी इससे मिले हों पेरिस में। अच्छा, अब आप अब्बा मियाँ को लेकर आ जाइए ताकि यहाँ ब्रेच कैनेडी अस्पताल में इनके लिए कमरा रेजरू कर लिया जाए। आपकी मुखलिस अलमास। शाम पड़े तार देव की खस्ता हाल इमारत के सामने टैक्सी आकर रुकी और खुर्शीद आलम बाहर उतरे। जेब से नोटबुक निकालकर उन्होंने एड्रेस पर नजर डाली और इमारत के लब सड़क बरामदे की धसी हुई सीढ़ी पर कदम रखा। सामने एक दरवाजे की चौखट पर चूने से जो चौक सुबह बनाया गया था वो अब तक मौजूद था। अंदर नीम तारीख कमरे के सिरे पर खिड़की में एक बूढ़ा पारसी मैली सफेद पतलून पहने सर पर गोल टोपी ओढ़े कमरे में जेरे लब दुआएं पढ़ रहा था। एक तरफ मैली सी कुर्सी पड़ी थी, वस्ती मेज पर रंगीन मोम जामा बिछा था। दीवार पर जरदश्त की बड़ी तस्वीर आवेजा थी। कमरे में नारियल और मछली की तेज बास उमड़ रही थी। एक बूढ़ी पार्सन सुर्ख जारजट की साड़ी पहने सर पर रोमाल बांधे मुंडिया हिलाती अंदर से निकली। मिस पेरूजा दस्तूर हैं। पेरूजा? पार्सन ने धुंधली आंखों से खुर्शीद आलम को देखते हुए जवाब दिया, जो हो गई सन एंड सैंड। क्या मिस दस्तूर सन एंड सैंड में मुंतकिल हो गई हैं? बहरी पट ज़हीफा ने इकरार में सर हिलाया। किसके के साथ? खुर्शीद आलम ने हकला कर पूछा। बूढ़ी औरत अंदर गई और एक विजिटिंग कार्ड लाकर खुर्शीद की हथेली पर रख दिया। कार्ड पर किसी अमेरिकन का नाम दर्ज था। तुम मिस्टर खोड़ शेट आलम हो? पेरूजा ने कहा था कि तुम आने वाले हो। अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आओ तो मैं फौरन उसको जो हूं फोन कर दूं और तुमको ये ना बताऊं वो कहाँ गई है। उसने ब्लाउज की जेब से 25 पैसे निकाले। खुर्शीद आलम ने हक्का बक्का होकर बूढ़ी को देखा। आपको ऐसी सूरत हाल पर कोई एतराज नहीं? बहरी ने नफी में सर हिलाया। हम बहुत गरीब लोग हैं, मगर अब पेरूजा को एक अमेरिकन दफअतन बूढ़ी पार्सन को याद आया कि उन्होंने मेहमान को अंदर ही नहीं बुलाया है और उन्होंने पीठ झुकाकर कहा, आओ अंदर आ जाओ। खुर्शीद आलम मबहूत खड़े रहे, फिर तेजी से पलटकर टैक्सी में जा बैठे।
बाय बाय, ज़ईफा ने हाथ हिलाया। बूढ़ा पारसी दुआ खत्म करके बाहर लपका, मगर टैक्सी जन से आगे जा चुकी थी। जिस रोज अलमास और खुर्शीद आलम की मंगनी की दावत थी, ऐसी टूटकर बारिश हुई कि जल थल एक हो गए। डिनर से जरा पहले बारिश थमी और खुर्शीद आलम और अलमास के वालिद के दोस्त डॉक्टर सिद्दीकी, जो हाल ही में तब्दील होकर बम्बई आए थे, बालकनी में जा खड़े हुए, जिससे कुछ फासले पर बुर्ज खमोशा का अंधेरा जंगल भीगी हुई हवा में साए साए कर रहा था। अंदर ड्राइंग रूम में कहके गूंज रहे थे और ग्रेंज पियानो पर रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां झिलमिला रही थीं। बड़ा सख्त, रोमांटिक और पुरकैफ वक्त था। इतने में गैलरी में टेलीफोन की घंटी बजी। एक मुलाजिम ने आकर अलमास से कहा, खुर्शीद साहब के लिए फोन आया है। दुल्हन बनी हुई अलमास लपक कर फोन पर पहुंची। एक मकामी अस्पताल से एक नर्स परेशान आवाज में दरियाफ्त कर रही थी, क्या मिस्टर आलम वहां मौजूद हैं? आप बताइए, आपको मिस्टर आलम से क्या काम है? अलमास ने दरश्ती से पूछा। मिस पैरोजा दस्तूर 1 महीने से यहाँ सख्त बीमार पड़ी हैं। आज उनकी हालत ज्यादा नाजुक हो गई है। उन्होंने कहलवाया है अगर चंद मिनट के लिए मिस्टर आलम यहाँ आ सकें। मिस्टर आलम यहाँ नहीं हैं। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर, अलमास ने गरज कर जवाब दिया। क्या आप समझती हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? और खट से फोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद फिर फोन आया। डॉक्टर सिद्दीकी, आपकी कॉल। गैलरी में किसी ने आवाज दी, आपको फौरन अस्पताल बुलाया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी जल्दी से टेलीफोन पर गए। फिर उन्होंने अलमास को आवाज दी, भाई माफ करना, मुझे भागना पड़ रहा है। अलमास दरवाजे तक आई। कल आइएगा, कल हम लोग वीकेंड के लिए पूना जा रहे हैं। जरूर जरूर, गुड नाइट, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और बाहर निकल गए। ब्रेच कैनेडी के अस्पताल में सेहतयाब होकर खुर्शीद आलम के अब्बा मियाँ खुश प्रतापगढ़ वापस जा चुके हैं। जब तक कंबाला हिल वाला फ्लैट तैयार नहीं हुआ जो दुल्हन को जहेज में मिला था। शादी के बाद दुल्हा मियाँ ससुराल ही में रहे। अक्सर वो सुबह को दफ्तर जाने से पहले बालकनी में जाकर खड़े होते। नीचे पहाड़ के घने बाग में गुजरती बल खाती सड़क बुर्ज खमोशा की तरफ जाती थी। वक्तन फवक्तन सफेद बराक कपड़ों में मलबूस पारसी सफेद रोमालों के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे कतारे बनाए जनाजा उठाए दूर पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आते। कव्वे और गिद्ध दरख्तों पर मुंतजिर बैठे रहते। बुर्ज खमोशा के अहाते का फाटक दूर कैंपस कॉर्नर पर खुलता था। फाटक पर एक जाड़ झंकार दाढ़ी वाला खौफनाक बूढ़ा फौस पारसी दरबान साख्त बैठा रहता। सफेद साड़ियों और सफेद वगलों में बलबूस सोगवार पारसी मैथ चढ़ाने के बाद सरसब्ज पहाड़ी से उतरकर अपनी अपनी मोटरों में बैठ जाते। फाटक के बाहर जिंदगी का पुरजोश समंदर इसी तरह ठाठे मारता रहता। मुकाबल की इमारत पर एयर इंडिया के महाराजा का इश्तिहार नित नए पर लुत्फ अंदाज में इन जिंदा इंसानों को सारी दुनिया में फैले हुए एक से एक दिलचस्प शहरों तक सफर करने की दावत में मसरूफ रहता। उसने एक बार खत में लिखा था, जहन की हजारों आंखें हैं, दिल की आंख सिर्फ एक है, लेकिन जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। समंदर की मौज पल की पल में फना हो गई। आसमान पर से गुजरने वाले बादल फिजा में गायब हो चुके। जब वो मरी होगी तो कुओं और गधों ने उसका किस तरह स्वागत किया होगा। इस तूफानी रात को अस्पताल के वार्ड से निकलकर उसकी रूह जब आसमान ऊपर पहुंची होगी और आलम बाला के गुप्त अंधेरे में या किसी दूसरी रूह ने टकरा कर पूछा होगा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया होगा, पता नहीं, मैं अभी तो मरी हूं। अब तक उसकी रूह कहां से कहां निकल गई होगी। मरे हुए इंसान ज्यादा तेजी से सफर करते हैं। तारा भाई अपनी रोशन आंखों से साहब के घर की हर चीज को अरमान और हैरत से देखती है। वो साहब को हैरत से तका करती है। अलमास बेगम अब उम्मीद से हैं, बहुत जल्द ताराबाई का काम दुगना बढ़ जाएगा। आज सुबह आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्दीकी आए थे। जब ताराबाई उनके लिए चाय लेकर बरामदे में गई तो वो चौंक पड़े और खुशी से पूछा, अरे तारा दई, तुम कहाँ काम कर रही हो? जी साहब, ताराबाई ने शर्मा कर जवाब दिया।
अब साफ दिखाई देता है? जी डॉक्टर जी, अब सब कुछ बहुत साफ सुझाई देता है। गुड। फिर वो मिस्टर और मिसेस खुर्शीद आलम से मुखातिब हुए। भाई ये लड़की 10 साल की उम्र में अंधी हो गई थी, मगर खुशकिस्मती से इसका अंधापन आर्जी साबित हुआ। तुम्हें याद है अलमास, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी की रात मुझे अस्पताल भागना पड़ा था। वहां एक खातून मिस पेरोजा दस्तूर का इंतकाल हो गया था। उन्होंने मरने से चंद रोज कबल अपनी आंखें आई बैंक को डोनेट करने की वसीयत की थी, लिहाजा उनके मरते ही मुझे फौरन बुला लिया गया कि इन आंखों के डीले निकाल लूं। बेहद नरगिसी आंखें थीं बेचारी की। जाने कौन थी गरीब, एक बहरी बुढ़िया पार्सन पलंग के सरहाने खड़े बुरी तरह रोने जा रही थी। बड़ा अलमनाक मंजर था। खैर, तो चंद रोज बाद इस तारादाई का मामू उसे मेरे पास लाया था। उसे किसी डॉक्टर ने बताया था कि नया कॉर्निया लगाने से उसकी बीनाई वापस आ सकती है। मैंने वही मिस दस्तूर की आंखें जखीरे से निकालकर उनकी कॉर्निया उस लड़की की आंखों में फिट कर दिया। देखो कैसी तारा ऐसी आंखें हो गईं। उसकी वाकई मेडिकल साइंस आजकल मौजज़े दिखा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बात खत्म करके इत्मीनान से सिगरेट जलाया, मगर अलमास बेगम का चेहरा भयानक हो गया है। खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते अपने कमरे में चले गए। ताराबाई उनकी कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती है तो साहब पलटकर बावनों की तरफ उसे तकते हैं। ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई हुई बावर्ची खाने में जाकर बर्तन साफ करने में मसरूफ हो जाती है। दूर बर्च खामोशां पे इसी तरह गिद्ध और कव्वे मुंडला रहे हैं। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दोई नैना जन खाइयो, पिया मिलन की आस।